कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आपको मेरी प्रीवियस वीडियो पसंद आई होंगी जिसमें हमने वायरल डिजीज़ को एलेबोरेट किया है। आज भी हम एक वायरल डिजीज़ को कवर करेंगे। वो भी पोल्ट्री की एक अहम डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज इकोनॉमिक लॉस करती है फार्मर का भी और पोल्ट्री का भी। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। है तो वो बीमारी मुख्तलिफ ऑर्गन्स को हिट करती, लेकिन उसका नाम अभी तक वही रिटेन किया हुआ है। उस बीमारी का नाम है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, जिसे हम आईबी भी कहते हैं। मुतअद्दिद खांसी की बीमारी है ये पोल्ट्री की। तो इसमें हम आपको इसकी मुख्तलिफ चीज़ें बताएंगे, जिस तरह की इसकी डेफिनेशन है, इसका इंसिडेंस है, उसके बाद इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, एटियोलॉजी इसकी क्या है, उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन क्या है, उसके बाद इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम क्या है, उसके बाद इसका डायग्नोज, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन भी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जो है ये बहुत ज़्यादा अक्यूट और कंटेजियस पोल्ट्री की डिजीज़ है जो कि बर्ड के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिट करती है, जिसमें गैस्पिंग है, स्नीजिंग है, कफिंग है, ये साइन आते हैं। सेकंड जो इसमें होता है, वो जो किडनी होते हैं वो पेल हो जाते हैं, ठीक है। स्फीयर ओडिमा ऑफ द किडनी होता है, उसके जो साइज है वो 3-4 टाइम लार्ज हो जाता है। और इसमें बर्ड की जो प्रोडक्शन है वो सीवियरली ड्रॉप होती है, एग प्रोडक्शन मार्कली डिक्रीज होती है। तो उसके बाद हम इसका जो है इंसिडेंट देखते हैं। ये बीमारी जो है आईबी ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, जहाँ पे बर्ड मौजूद है वहाँ ये बीमारी पाई जाती है। और ये हर किस्म के चूज़े, हर किस्म की एज पे ये हिट करती है। अमूमी तौर पर ये सर्दियों में ज़्यादा आती है, लेकिन उन सीज़न में जिसमें हॉट वेदर हो, टेम्परेचर वेरिएशन हो दिन और रात की, और जो नमी का तनासब कम हो, तो इसमें ये बीमारी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और जो नर मुर्गियाँ हैं, जिस तरह मेल हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा आती है। अब इसकी जो एटियोलॉजी है उस पे हम बात करते हैं। इसकी एटियोलॉजी ये है कि ये जो वायरल डिजीज़ है, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है। इसका साइज लार्ज साइज का ये वायरस है, कोरोना वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है, ये बीमारी पैदा करता है। इसकी बहुत सारी इकसाम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से इसकी जो सीरोटाइप है वो चेंज होती रहती हैं। तो इसमें इसकी सीरोटाइप को डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट काफ़ी मदद के मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो म्यूटेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब 1930 में ये यूएसए में सबसे पहले आईबी का वायरस जो है ये आइडेंटिफाइड हुआ है। उसके बाद 1940 में ये लेयर में इंट्रोड्यूस हुई है। उसके बाद जो इसका नेफ्रोपैथिक जेनिक स्ट्रेन है वो 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ है। जो इसकी वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है ये 1950 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। और दूसरा जो एक अहम चीज़ है कि जो आईबी का वायरस है, इसके ऊपर एक प्रोजेक्शन होती है जिसे स्पाइक्स कहते हैं। तो वो जो स्पाइक्स होती हैं, इसमें जो एस नॉट एक प्रोटीन है, एस नॉट स्पाइक है, वो उसकी जो क्लीवेज है वो होती है सवीन प्रोटीज एंजाइम के साथ, जो कि S1 और S2 में डिवाइड होती है। तो ये हीमोग्लूटिनेशन नहीं करता जिस तरह के वायरस एंडी का वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो ये भी किसमें और एंडी में फ़र्क है। उसके बाद इसकी जो ट्रांसमिशन की बात करी जाए, तो ये थ्रू विंड जो है ना, या एरोसोल, ये ज़्यादा ट्रांसमिट होती है। अगर विंड के थ्रू हो रही है तो सारी बात है वो बर्ड के सांस के ज़रिए, माउथ के ज़रिए, कंजक्टिवा के ज़रिए बर्ड के अंदर जाती है। उसके बाद ये पॉजिटिव फ्लाक जो है, उनके जो एक इफेक्टेड फ्लॉक है उससे अगले मतलब के फ्लॉक में भी ट्रांसमिट होती है। क्योंकि जब आईबी आ जाती है तो बर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद होती है बर्ड की फ्लॉक की, तो उसमें ये बहुत स्पीडली ये फैलती है। तो जो कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट है, जिस तरह के आपके अंडे वाली गाड़ियां हैं, फीड वाली गाड़ियां हैं, ठीक है, आपके वर्कर हैं, प्रॉपर बायोसिक्योरिटी नहीं करते हैं, तो थ्रू जो है ना ये ट्रांसमिशन होती है। मतलब कि इन वेक्टर्स को हमने कंट्रोल करना। और तीसरी जो है ये अल्फेटिबस डायप्टिनस की वजह से भी ये ट्रांसमिशन इसकी होती है। बाकी ये वायरस जो है, ये जो है बहुत सेंसिटिव है थ्रू डिसइंफेक्शन। मतलब कि जब आप डिसइंफेक्शन करते हैं, प्रॉपर इसकी हीटिंग क्लीनिंग वगैरह करते हैं, तो ये वायरस डेड हो जाता है। आगे इसकी जो अलामात है, मतलब कि इसके जो क्लिनिकल साइन है ना, ये एज पे डिपेंड करते हैं और आपकी इम्यूनिटी पे रिकॉर्ड, और जो मैटरनल इम्यूनिटी है
इनेट, उस पे भी इनेट और एक्वायर्ड दोनों पे ये डिपेंड कर रहा होता है। तो इसकी जो साइनल सिम्टम है वो यही है कि जो चिक्स है उसमें सबसे पहले ये जब वायरस इंट्रोड्यूस होगा तो उसके 18 से 36 घंटे बाद इसके जो सांस का मसला है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें ये कफिंग होगी, स्नेजिंग होगी, ठीक है, गैस्पिंग होगी, मतलब कि बर्ड मुंह खोल कर सांस लेगा, तो पता चल जाएगा कि यार इस बर्ड को ना आईबी का स्ट्रेस हो रहा है। जबकि जो बड़ी मुर्गियां हैं उनमें जो अमवात कदरे कम होती है, लेकिन उनमें जो साइन सिम्टम होते हैं ना वो मिलते हैं। जैसे ही मतलब उसमें गैस्पिंग है, स्नीजिंग है, नाक और मुंह से जो है ना वो रेशा निकलता है, तो ये साइन सिम्टम मिलते होते हैं। चिक्स में यही जो आपको बताई है कि उनमें ये सांस का मसला आता है। अगर उनमें नेफ्रोपैथोजेनिक फॉर्म आ जाए तो उस पर ह्यूज मोर्टालिटी होती है, इवन वो 100% तक भी जा सकते। जबकि जो आईबी की रेस्पिरेटरी फॉर्म में आपकी मोर्टालिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तकरीबन 40% जाती है, बशर्ते कि आपका जो कैंडी इन्फेक्शन या सेकोलाइटिस ना हो जाए। जिस तरह के स्कैन इन्फेक्शन में आपकी इकोलाई है, एमजी है, माइकोप्लाज्मा कैलिसेप्टियम वो ना आ जाए, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अक्यूट फॉर्म से वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपकी डिसीज़ का जो पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसका लेयर बर्ड जो 18 वीक तक होता है, 12 से 18 वीक तक, उनमें ये बीमारी आती है। बर्ड की छींकें होंगी, ठीक है, सांस का मसला होगा, ठीक है, और उसमें जो है रात को जब आवाज़ें सुनेंगे तो खरखराहट की आवाज़ें होंगी, छींकों की आवाज़ें होंगी, तो रात में। लेकिन बर्ड आपका हेल्थ मतलब कि नॉर्मल होगा, फीड इनटेक ड्रॉप होगी, लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन है वो सीवियरली हिट होती है। तो उसमें आपकी प्रोडक्शन सीवियर ड्रॉप हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो अंडे को खोल होता है वो बदनुमा हो जाता है, उस पर रिंकल शेल आ जाते हैं, उसका जो शेल है वो कमज़ोर हो जाता है, वाटरी एल्ब्यूमन हो जाती है, ठीक है। और अल्लाह ना करे अगर ये बीमारी आईबी का अटैक जो लेयर में अगर उसकी अर्ली एज पे आ जाए, सेकेंड वीक, थर्ड वीक पे, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो ओवरी डक्ट है ना, थर्ड पार्ट ऑफ ओवरी डक्ट, वो उसकी ना श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग प्रोडक्शन आप वो मैक्सिमम प्रोडक्शन अटेन नहीं कर सकते और बाद ना फाल्स लेयर सिंड्रोम में चला जाता है। पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम ये बीमारी जो जब आती है तो उसे 3 से 4 दिन के बाद आपको ना जो है वो साइन मिलते हैं और शरह मवाद इंक्रीज हो जाती है। अब जब हम बर्ड मतलब कि खोलेंगे तो बर्ड क्या होगा, कमज़ोर होगा, डल डिप्रेस होगा, जो जिसकी मौत हुई होगी, तो उसका जो मीट है वो गहरा रंग का मतलब होगा, सुर्ख सुर्ख होगा, जिससे पता चलेगा कि यार इसको जो है ना वायरल अटैक हुआ है। अगर तो सांस का मसला है तो उसमें आपके जो प्लग फॉर्मेशन होगी, ठीक है, केजियस प्लग होगा, जिस तरह पनीर होती है, चीज़ होती है, उस टाइप का एक हार्ड प्लग होगा, वो बर्ड की जो सेरिक्स या लेरिक्स है उसमें ये मिलेगा। अब जो ये प्लग कैसे बनता है, बेसिकली आईबी का वायरस जो है ना, ये इसकी प्रीडिलेशन साइट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, टीआईटी है, आपकी किडनी है और आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ठीक है। ये एपिथेलियम सेल जो होता है, सिलीटेड एपिथेलियम सेल, उसमें जाके ना इसकी ये जो वायरस ये कम्प्लीटली लॉस करता है एपिथेलियम का, जिसे हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, इसका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं और जो ना फॉर्मेशन हो जाती है आपकी केजियस प्लग की, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो ठीक क्या होता है इसके अंदर सीलिया होता है, क्योंकि ये सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, तो क्या होता है अगर म्यूकस के साथ अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए तो इसकी जो आउटवर्ड मूवमेंट होकर ये जो बर्ड है ना अपने डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू ये बाहर निकाल देता है चीज़ों को। लेकिन जब बर्ड के ये सिलेटेड एपिथेलियम लॉस हो चुकी है तो जो बाहर निकालने वाला मैकेनिज्म है वो कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो म्यूकस जो आपका वो नीचे चला जाता है, तो उससे क्या होता है आपकी प्लग फॉर्मेशन बन जाती है। उसके बाद अगर बर्ड में नेफ्रोपैथिक फॉर्म आई होगी तो उसमें क्या होगा कि बर्ड के जो किडनीज हैं वो फेल हो जाएंगे, बर्ड का वेट कम हो जाएगा, ठीक है, और उसका जो वेट 3 से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एक मैं आपको बता दूँ जो आईबी में ना यूरिया इन ब्लड आता है, ब्लड में यूरिया लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। गुर्दे की जो नालियाँ होती हैं, गुर्दों के साथ जो जाती है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है, उसमें भी जो है ना वाइट रंग का जो चाकी मटेरियल है वो डेपोजिशन हो जाता है, सफेद रंग का मटेरियल यूरेट कहते हैं, ठीक है। तो सांस की नाली की सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि उसमें वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी फाइट होती है, वो एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। और जो पनीर नुमा वाइट केजिस मटेरियल वो आ जाता है, ठीक है। अब अगर रिप्रोडक्टिव फॉर्म की बात करें तो जो बर्ड का जो लेयर में इसके थर्ड पार्ट है उसके जो ओविडक्ट है वो ये थिन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर जो है ना वो प्रोडक्शन नहीं आती, ठीक है, उसकी जो ना ओविडक्ट वो श्रिंक हुई होती है। तो बर्ड में क्या होता है कि एक तो रिंकल एग शेल आते हैं, बदनुमा अंडे आते हैं, वाटरी एल्ब्यूमन हो जाती है, शेल कमजोर हो जाता है, ठीक है।
अब इसका जो डायग्नोज इसका वही पोस्टमार्टम के थ्रू होगा, लेबोरेटरी में हम इसको डायरेक्ट पीसीआर इसका करवाएंगे, और इसके बाद जो खून में यूरिया ज़्यादा हो जाता है ये हमें डायग्नोज में हेल्प करेगा। उसके बाद आरटीपीसीआर हम कराएंगे, इलाजा करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हम करवा के इससे भी हम इसको मतलब कि डायग्नोज कर सकते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं, इसका सब मतलब हमने सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा, जो हमें साइन सिम्टम नजर आएंगे उस हिसाब से हम जो इसको ट्रीट करेंगे। सबसे पहले इसका अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम हिट हो जाता है, तो उसमें क्या करेंगे हम, म्यूकोलिटिक देंगे, ठीक है, जिसमें ब्रोंकोडायलेटर है, एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर देंगे, ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर के साथ हम जो सात डायूरेटिक्स देंगे, ठीक है, जो फ्लशर देंगे, फ्रोसामाइड देंगे, ताकि जो है ना किडनीज जो है ना वो फ्लश आउट आउट हो जाए, ठीक है। मैंथोल देंगे, अमाइनोफाइलिन देंगे, ठीक है, अमाइनोफाइलिन जो होता है, एसिटाइल सिस्टीन देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये तो चीज़ें होंगी, अगर हम देसी चीज़ें देखें तो उसमें अमोनियम क्लोराइड देंगे, कलमी शोरा देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, ठीक है, लीमू का साथ देंगे, ठीक है। तो ये होगी चीज़ें। और अगर हम होम्योपैथिक में देखें तो उसमें जो आप उसमें ड्रोसिरा हम देंगे, ठीक है, डिल्का मारा और ड्रोसिरा, ये दो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम आईबी में यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, बर्ड को रिलीफ मिलेगा। तो उसका अगर मैं समराइज़ करूँ तो क्या करेंगे, एक तो हम उसको मेंथोल देंगे, एक दो में ब्रोमैक्सिन देंगे, एक दो में, ठीक है। उसके बाद उसको इम्यूनिटी बूस्टर ई सेल वगैरह या लाइसोविट एक दो में देंगे, अच्छी कंपनी का, ठीक है। उसके बाद जो है इस हाइड्रोलिन टाइप सिरप आते हैं, और एलर्जी केयर या अलर्मन जिसमें एवल वगैरह का फार्म होता है, फेनरामिन मिलिएट वो वाला साथ डालेंगे ताकि बर्ड को जो है ना एलर्जिक रिएक्शन होगा। 8 घंटे ये होगा, 8 घंटे आपने एलर्जी केयर जिसमें एवल है और साथ जो है अमोनियम क्लोराइड है ये देंगे। उसके बाद उसको हल्का सा जो है इम्यूनिटी बूस्टर देंगे, एनर्जी देंगे, उसको ग्लूकोज वगैरह देंगे ताकि बर्ड ऑफ फीड हो रहा है तो उसकी ना जो बॉडी में। और तीसरा जो इसमें क्योंकि परेक्सिया होगा, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसको ब्रूफन या कोई ऐसा एनसेड देंगे जिसका उसका टेम्परेचर डाउन रहे, ठीक है। और तीसरी जो बात चीज़ है कि जब आप अमोनियम क्लोराइड देंगे, जब बाढ़ रिकवरी में बाढ़ आ जाएगा, बाद में एकदम से आप देखेंगे कि लूज ड्रॉपिंग बहुत, अगर जानवर में यूरेट का मसला होगा, ठीक है, तो उसमें देखेंगे आप बाढ़ एकदम से ना उसके जो लूज ड्रॉपिंग होगी तो वो टेंशन में बात नहीं, क्योंकि ब्लड में उसका यूरिया ज़्यादा होता है, तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए जो है ना वो डाउन हो रहा है। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भी आप इसमें शामिल करेंगे, तो यूरिया लेवल ज़्यादा होता है जिससे वाटर इनटेक ज़्यादा होगी और आपका जो यूरिया है वो ब्लड से जो है ना वॉश आउट होगा। उसके बाद इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल, क्योंकि इसमें जो म्यूटेशन बहुत ज़्यादा है वायरस में, जेनेटिक म्यूटेशन उसमें बहुत ज़्यादा, शिफ्ट और ड्रिफ्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें नए वायरस सीरोटाइप इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। इवन आपने वैक्सीन कराई भी होती है फिर भी आपको जो आउट ब्रेक, यूएसए में भी इस तरह ही है कि उनमें उन्होंने वैक्सीनें करवाई होती है लेकिन उसके बावजूद जो है उनको जो है ना वो स्ट्रेस फील करना पड़ता है। अब जो वैक्सीन में जो सीरोटाइप उसमें मैसिक्यू 16 है, कनेक्टिकट है, और कंसिस्टेंस एक्टिव जो है ना अवेलेबल है। तो आप जो है कोशिश यही करें कि फर्स्ट वीक में इसके जो है ना वायरस के जो वेरिएंट और क्लासिकल ये दोनों इंट्रोड्यूस करवा दें। उसके बाद विद इन वीक इसको एक जो है इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन करें, ठीक है। उसके बाद जो बाद में उसके 3 वीक के बाद आपने दोबारा एक वेरिएंट उसको दें, ठीक है। फिर उसके बाद उसको दोबारा वेट करें, और प्रोडक्शन से पहले 14 to 18 वीक आपने फिर इसको जो है ना इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन लाजमी करवानी, ताकि उसका प्रोडक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, और इसकी 1 साल तक इसकी इम्यूनिटी रहती है। साल बाद जब आप उसको मोल्ड करें या कोई और करना तो उसके बाद फिर इसको आपको रीवैक्सीनेशन करें, ठीक है। तो ये तो एक वैक्सीन जो मैंने आपको बता दिया। बाकी उम्मीद है आपको मतलब आज का टॉपिक मज़ेदार लगा होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके बर्ड को मसला हो तो ट्रीटमेंट आपने चाहना हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको इसके बॉडी वेट के हिसाब से ड्रोसिरा और अल्मेरा का जवाब बता दूंगा। बाकी प्रॉपर इसका जो ट्रीटमेंट है एलोपैथिक ट्रीटमेंट और जो होम्योपैथिक और जो हर्बल है ये आपको बता देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।